अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, ईद का बहुत ही स्पेशल दिन और अभी स्पेशल शाम ईद की। यकीनन आप सारे लोग बिज़ी होंगे अभी, ज़ाहिर है कहीं बारबेक्यू होता होगा, कहीं आप कबाब खा रहे होंगे और कहीं आप ज़ाहिर है बहुत ही मसरूफ़ होंगे आज के दिन में। और आज की शाम में चूँकि ईद की शाम आज पाकिस्तान में चूँकि पहला पहला दिन है ईद का, तो हमारा तो दूसरा दिन है, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि पहला दिन है, आप बहुत बिज़ी होंगे। ईद की ये खूबसूरत शाम आप सबको बहुत मुबारक हो और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसी बेशुमार शामें फिर नसीब फरमाएँ। ख़वातीनो हज़रात, हम आज जिस इश्यू पे बात करने आए हैं, वो इश्यू चूँकि पाकिस्तान में चूँकि आपने देखा तहरीक अदम-ए-इत्माद पेश हुई, अदम-ए-इत्माद के बाद दोबारा से जो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी पीडीएम की, वो गवर्नमेंट बनी और गवर्नमेंट बनने के बाद चूँकि कहा यह जा रहा था कि चूँकि मुल्क में चूँकि अदम-ए-इस्तेकाम है और इस्तेकाम को बहाल किया जाएगा। तो क्या अदम इस्तेकाम बहाल हुआ? दूसरा कहा जा रहा था कि माशी इस्तेकाम नहीं है मुल्क में, माशी इस्तेकाम क्या अदम इत्माद के बाद दोबारा बहाल हो गया। अगर माशी इस्तेकाम और अदम इस्तेकाम बहाल हो गया, ये हम अपने व्यूअर्स से अपने जो मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ हम बात करेंगे। उसके बाद चूँकि हम महँगाई पे बात करेंगे कि महँगाई चूँकि पहले क्या कम थी, ज़्यादा थी और अब चूँकि अदम इत्माद के बाद महँगाई पे क्या फ़र्क पड़ा है। उसके बाद पेट्रोल की जो कीमत है वो 70 ईयर्स की जो सबसे बुलंद तरीन सतह पे है इस वक़्त, उस पे बात करेंगे हम। उसके बाद जो करेंसी है, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसकी भी वही हालत है जो 70 ईयर्स की टॉप पे है, वो उसकी बात करेंगे। बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग में बात करेंगे। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि जो इदारे हैं पाकिस्तान के, उनका जो पाकिस्तानी सियासत है उसमें क्या किरदार है और वो क्या किरदार पॉज़िटिव है, वो किरदार पॉज़िटिव नहीं है, और अगर वो किरदार है या नहीं है, उसमें उसके जो मेरिट्स हैं, वो जो डीमेरिट्स हैं, वो हम चेक करेंगे कि क्या हैं वो। हम इस पे बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं मलिक इखलाक खान साहब, मेरे साथ इस वक़्त शाम प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इखलाक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक प्रोग्राम इखलाक में अहमद जी, अवान हूँ, खान नहीं हूँ मैं। ऐवान मलिक इखलाक ऐवान, प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। मेरे जो दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चौधरी शफीक जट साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। चौधरी साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बहुत शुक्रिया शाद भाई। मेरे जो तीसरे मेहमान हैं आज के इस प्रोग्राम में, वो मेरे साथ काशिफ मोहम्मद सदीक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। काशिफ भाई, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। काशिफ भाई, आज बिल्कुल सीधा चूंकि आपसे इसलिए शुरू करूंगा कि चूंकि आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट है, इसलिए आपसे शुरू करूंगा। हमने पाकिस्तानी सियासत में इदारों के किरदार पे बात करनी है कि पाकिस्तानी सियासत में इदारे किस हद तक मुलव्वस हैं, क्या उन वो जो मुलव्वस हैं वो हमारे अवाम के फायदे के लिए हैं, अवाम के नुकसान के लिए हैं, उससे क्या मुल्क पे क्या खातिर खा उस पर असर पड़ता है, क्या कहते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं ईद मुबारक साहब मुसलमान भाइयों को कहना चाहूँगा। जिस तरह के पाकिस्तान के इस वक्त हालात जा रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है या जो भी गवर्नमेंट जाती है, वो हमेशा से यही कहती है कि ये अदारे मुलव्वस हुए हैं, इन्होंने हमें लाया है, यही हमें लाने वाला तो नहीं महसूस करते कहते, लेकिन जब जाते हैं तो फिर उन्हीं पे ही सारा सारा बोझ उन्हीं पे डाल देते हैं। जी शाद भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, मेरी आपकी आवाज कम आ रही है, वैसे आपकी क्वेश्चन की भी आवाज कम ही आ रही है। मेरी आवाज मेरा सही है, आपकी आवाज का थोड़ी सी तो प्रॉब्लम हो दूसरे रही है। साथी नजर नहीं आ रहे। आवाज आवाज आ रही, चौधरी साहब आपकी आवाज भी आ रही है। काशिफ भाई बोले आप, आपकी आवाज पूरी आ रही है, अच्छी आ रही है। चले जी, जब भी गवर्नमेंट जाती है तो हमेशा से यही पाकिस्तान का एक दस्तूर बन चुका है। जो गवर्नमेंट जाती है वो हमेशा से अदारों को हिंट करती है। आज 1947 से, बल्कि मेरे ख्याल में 1974 से ये ज्यादा सिलसिला स्टार्ट हुआ है। जब भी शाद कोई भाई, गवर्नमेंट काशिफ गई है भाई और उसने अखलाक भाई हमेशा मुझे यही नजर कहा नहीं आ रहे। अदारों पे। इमरान खान साहब माशाल्लाह जब गए थे उस वक्त तो उन्होंने नहीं कहा कि ये अदारे अदारे, बल्कि उन्होंने इस बार नया इशू शुरू किया कि अमेरिका मुलव्वस है, यानी बैरूनी कुव्वतें जिसे कह सकते हैं। कि उन्होंने यही कहा कि अमेरिका ने पैसे लगाए हैं, कि अमेरिका ने हमारी मुल्क में दखल अंदाजी की है और जिसकी वजह से हम इनको खरीद कर मेरे खिलाफ यूज किया गया। अगरचे ये सारी गवर्नमेंट भी बनी एक कोलिशन के साथ थी, इसमें एमक्यूएम भी था,
पीटी MQM भी थी, उसके बाद PMLQ भी थी, इसमें बाप पार्टी भी थी, जो तकरीबन 4 साल तक तो इनके साथ ही रहे हैं। इन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। बल्कि कुछ तो कुछ ऐसे थे, कुछ आजाद मेंबरान भी थे। पंजाब में भी देख लें, अगर टोटली इलेक्शन का रिजल्ट देखा जाए तो पंजाब में भी PML उनकी गवर्नमेंट जरा बनने के जरा चांस थे, लेकिन उन्हें आजाद मिलाए, कुछ लोग मिले। उस वक्त तो अदारों को कुछ नहीं कहा गया। मैं मानता हूं कि अदारे हमेशा मुलव्वस रहे हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि हमारी सियासत ही अदारों से चलती है। अगर अब इमरान खान साहब कहते हैं कि अमेरिका, एक स्पीच स्टार्ट इन्होंने ये किया कि अमेरिका मुलव्वस था, फिर उसके बाद जो उन्होंने आपके सामने मुजाहरे शुरू किए, स्टार्ट किए, क्या नाम है, ओवरसीज को भी उकसाया गया, हर तरफ से शोर मचाया गया कि अमेरिका मुलव्वस है, हमें गुलामी नामंजूर है। अपनी स्पीच में भी यही कहते रहे थे। लेकिन आस्ता आस्ता जब उन्होंने देखा ये मेरा हो गया काम, उसके बाद उन्होंने अदारों को लेना शुरू कर दिया, जिसमें अदारे आप देख ले, अदारे कौन से हैं? अदारे तो फिर पाक फौज को ही सीधा हैंड करते हैं ये लोग। इस तरह जब स्टार्ट हुआ था नवाज शरीफ की जो मेन मकसद यही था, जब उनको निकाला गया था, उन्होंने कहा था कि एक अदारे अपने अपने हदूद में काम करें, तो कभी भी ये ऐसा मसला नहीं हो सकता। जिसकी मिसाल देख लें, हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया है, कभी उनकी ऐसी अदारों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश भी आज आजाद है और हमसे काफी आगे निकल चुका है। हमारा कोई विजिट भी कोई जा रहा हो, कहीं भी किसी मुल्क में जा रहे हो, सबसे पहले हमारे जनरल साहब आगे होंगे। अगरचे तो फिर सिलेक्टेड हुकूमत और इलेक्टेड हुकूमत में क्या फर्क है? मैं तो ये पूछना चाहूंगा अपने दोनों मेहमानों से, अगर फिर ये कहते हैं सिलेक्टेड है या वो कहते हैं इलेक्टेड है, अगर इलेक्टेड इलेक्शन कराए गए हैं, हमें मानना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये अदारे मुलव्वस नहीं थे या अदारे मुलव्वस हैं, तो जब आपकी हुकूमत आ जाती है उस वक्त आप लोग मान जाते हैं। जब कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है, ये आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट गवर्नमेंट है जिसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से हटाया गया है। मेरे हाल में अभी तक किसी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई गवर्नमेंट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से नहीं उतरी। काशिफ साहब खुद जब नवाज शरीफ साहब गए थे तो तब भी वो यही कह रहे थे कि इदारे उनकी इन्वॉल्वमेंट है, इदारों की इन्वॉल्वमेंट है और उनको जमहूरी तरीके से चूंकि मतलब ज़रा हुकूमत नहीं करने दी जा रही है। ये नवाज शरीफ साहब का ही बयानिया था जो आजकल इमरान खान साहब कह रहे हैं, ये उनका बयानिया था। लेकिन मैं दोबारा आता हूँ मैं मलिक इखलाक अवान साहब, चूंकि वो भी आपके साथ PDM में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में वो भी बैठे हुए हैं। शफीक भाई के पास मैं बाद में जाऊंगा। मलिक साहब क्या कहते हैं आप, इदारों की इन्वॉल्वमेंट चूंकि नवाज शरीफ साहब कह रहे थे वही आज बयानिया इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब का थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि वो कह रहे हैं कि अमेरिका मुलव्वस है इसमें, लेकिन नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि सिर्फ इदारे मुलव्वस हैं और पाकिस्तान की जो फौज है उस पर वो कह रहे थे वो मुलव्वस है। आप क्या कहते हैं कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तानी सियासत के लिए क्या कोई बेहतरी है इसमें? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया, और आज के मौके के ऊपर, ईद के मौके पर मैं तमाम नाजरीन को भी ईद मुबारक कहता हूं। बात यह है कि आपने जो सवाल किया कि अदारे जो हैं वो उनका रोल क्या बनता है, असल में रोल है क्या उनका? रोल तो असल में आईनी तौर पर लिख दिया गया है उनका। जो आईनी तौर पर फौज का अदारा है उसका रोल जो बनता है वो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत है। बाकी उन्होंने अपने नज़रियाती तौर पर भी कि हम नज़रियात की भी हिफाजत करेंगे, हम मज़हब की भी हिफाजत करेंगे, हम हर चीज़ की करेंगे, लेकिन बात यह है कि मेन उनकी जो फोकस होना चाहिए वो पाकिस्तानी सरहदों का, बैरूनी मदाखलत का, उसके ऊपर होना चाहिए और उसके ऊपर ही वो उन्हें रखना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जैसे पिछले अदवार में भी हुआ, और उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अक्सर औकात गिला रहा है। एक तो होता है डायरेक्ट उनका जो मुदाखलत होती है, जिसे मार्शल लॉ कहा जाता है। आप क्या कहेंगे कि मार्शल लॉ जो है पाकिस्तान का आइन उसकी इजाज़त देता है। पाकिस्तान के आइन ने उसके लिए बाकायदा जो है आर्टिकल 6 रखा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको बाकायदा जो है आर्टिकल 6 के तहत जो बड़ी पनिशमेंट बनती है वो उसे दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से जनरल ज़िया ने ऐसा किया। पाकिस्तान में 1977 में मार्शल लॉ लगाया
उसके ऊपर RT6 नहीं लगाया जा सका और कुदरती तौर पर जो है वो हवा में या ज़मीन पर कहीं भी वो जहाज़ उसका उड़ा दिया गया और वो पाकिस्तान की अवाम की एक मार्शल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर कह ले एक आमर से उस तरह जान छूटी। उसके बाद फिर उन्होंने नहीं छोड़ा, फिर जनरल मुशर्रफ ने भी यही काम किया। ये है डायरेक्ट जो फौज अपना जो गलत किरदार है हम समझते हैं किसी अदारे का, किसी अदारे को कोई हक हासिल नहीं है कि पाकिस्तान का अनाने इक़्तिदार वो संभाल ले। किसी भी सूरत उसको चाहिए कि साइंसदान सियासतदानों को मौका दे, वो अपने मामलात को सुलझा भी सकते हैं और मामलात को आगे भी लेकर जा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो 77 का दौर था, 77 में जो हुआ उस वक्त बहरान पैदा हुआ, प्रोफेसर गफूर साहब ने और अपोजिशन ने बाद में उसका इकरार किया कि वो मामलात सुलझा लिए गए थे, मुआहदा हो चुका था भुट्टो साहब के साथ। उसके बावजूद जनरल ज़िया ने बदनीयती से पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्जा कर दिया। इसी तरह मुशर्रफ ने जो है इक़्तिदार पर कब्जा किया और मुशर्रफ ने भी 8-9 साल इक़्तिदार पर कब्जा किए रखा। दूसरा जो बाद में हम रोल उनका देख रहे हैं या उस दौरान भी रहा है, 88 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट दी गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी गवर्नमेंट करने ही नहीं दी गई। डेढ़ साल गवर्नमेंट की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो उस वक्त सदर जो था उसके पास ये इख्तियारात दिए गए थे, वो भी जनरल ज़िया ने उन इख्तियारात को शामिल किया था आइन में। 1973 के आइन के इख्तियारात नहीं थे, वो गलत शामिल किए गए थे, जिन्हें 52B कहा जाता है कि सदर जब चाहे हुकूमत को चल सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 दफ़ा हुकूमत सदर उसने ख़त्म की, उस वक़्त के सदर ने। उसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत भी ख़त्म की गई। ये तो आप और पाकिस्तान की अवाम दुआएं दें सदर सरकारी को, जिसने अपने वो तमाम तर इख्तियारात जो 58(2)B के तहत उसे दिए गए थे आइन में, उसने उनको ख़त्म किया। 2 साल लगे आइन में 18वीं तरमीम ला और पाकिस्तान के आइन को 1973 की सतह पर ले जाने की पूरी कोशिश की गई 18वीं तरमीम में। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि जो ये अदारा है, ख़ुसूसन आप जिस अदारे के बारे में बात करें, मैं भी उसी अदारे के बारे में बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का, कि वो मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है सियासी जमात बनाता है, उसको ऊपर लाता है। 2011 से पहले यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जिसके यही कायद थे जनाब इमरान खान साहब। क्या उनकी पाकिस्तान में हैसियत थी? उस सियासी जमात की पाकिस्तान में क्या हैसियत थी? लेकिन जो कि बाद में साबित हुआ, जनरल्स ने जिन्होंने बनाई पार्टी, उन्होंने इकरार भी किया कि हमने इसे बनाया, वो उनमें शामिल भी हुए उस पार्टी के साथ, और उसके बाद 2011 से वो उठना शुरू होती है और अवाम उसको मिलना शुरू होते हैं, इलेक्टेबल्स मिलना शुरू होते हैं उसे, और दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ तोड़ कर उसमें लाया जाता है। और अगर कुछ लोग नहीं शामिल होना चाहते, आज़ाद खड़ा होना चाहते हैं, उन्हें भी उनकी आज़ादी को ख़त्म करके इस पार्टी में शामिल। मलिक साहब, ये जो गवर्नमेंट इमरान खान साहब की ख़त्म हुई, ये भी क्या इसी एस्टेब्लिशमेंट ने ही ख़त्म की या किसी और ने ख़त्म की? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान के मुताबिक पहली दफ़ा हुआ है कि अदम एतमाद के ज़रिए किसी हुकूमत को ख़त्म किया गया और इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, हम एपॉलिटिकल हैं, आप सियासी जमातें जिस तरह चाहती हैं, अगर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को बचाना चाहते हैं तो उनके साथ इत्तेहाद था, बहुत बड़ा इत्तेहाद था उनके साथ, इत्तेहादी जमातें थी उनकी। उन्होंने छोड़ा सिर्फ उनके रवैये की वजह से, कि उन्होंने कभी किसी से मिलना भी गवारा नहीं किया उनके लीडरों से। तो मैं नहीं समझता कि उसके पीछे थी, मैं नहीं समझता। बिल्कुल ठीक है, आप उसको तोड़ने के लिए थी। लेकिन हमने पहली दफा ये महसूस किया
कि एस्टेब्लिशमेंट ने उसमें रोल करने से, या हुकूमत जो चीखें मार रही थी उस वक्त की, ये खुसूसन पीटीआई, कि हमें बचा लिया जाए, क्योंकि इनका सिर्फ इस्तदलाल यही है कि हमें बचाया नहीं गया। और हमारा ये है कि ठीक है, इन्होंने अगर ए पोलिटिकल होने का रोल प्ले किया है तो सौ बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा है। तो आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी उसकी इत्तेहादी जमातें, जिसमें नून है, मौलाना क्या नाम है, शामिल है उसमें, और दूसरे साथी शामिल हैं। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई बाकायदा आइन के तहत अमल करता है, आइन के मुताबिक आता है, तो ठीक है, उसे आना चाहिए। पाकिस्तान के आइन को परवेल करना चाहिए, पाकिस्तान के आइन को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जज साहब आपके पास आ जाता हूँ। मलिक साहब का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी गवर्नमेंट गिराई हो। और दूसरी बात ये कि इदारों का जो मुलव्वस होना है सियासत में, ज़ारा वो बिल्कुल किसी तौर पे भी ज़ारा ठीक नहीं है, चूंकि आइन में एक रोल है इदारों का और वही रोल इदारों को प्ले करना चाहिए। तीसरी बात ये कि क्या आप जो इदारों का जो किरदार है उसको क्या समझते हैं, पाकिस्तानी सियासत में बेहतर है या बेहतर नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अखलाक साहब और काशिफ भाई, आपको मेरा सलाम, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए शाद भाई, मसला ये है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान बिल्कुल एक सही दुरुस्त डायरेक्शन पर जा रहा था, और इमरान खान साहब को एक साजिश के तहत जो ये गवर्नमेंट गिराई गई है, जिसमें बदकिस्मती से हमारे ही मुल्क की जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग शामिल है। ये चंद जो ये जमातें हैं दूसरी इंटरनेशनल ताकतों के जो मोहरा बने, सरेआम आपने देखा सिंध हाउस के अंदर खरीदो फरोख्त हुई। आपने मेरी आवाज आ रही है शाह भाई आपको? बिल्कुल, हेलो, आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है, मेरे ख्याल से। और आपने देखा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में खुलम खुले सिंध हाउस के अंदर खरीदो फरोख्त हुई, जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूँ वो बदकिस्मती है कि उस वक्त जो पाकिस्तान के मजबूत अदारे थे उनको इस बात का एक्शन लेना चाहिए था। ये जो खरीदो फरोख्त हो रही थी और एक इंटरनेशनल ताकत जो हमारे मुल्क के अंदर एक रोल प्ले कर रही थी, उस चीज का नोटिस लेना चाहिए था। खान साहब ने उसका मरासले का भी जिक्र किया और नेशनल सिक्योरिटी अजलास भी बुलाया, उसके अंदर वो मरासला पेश भी किया गया, लेकिन बदकिस्मती से उस लेटर का चीफ जस्टिस ने नोटिस नहीं लिया। इमरान खान साहब ने उनको लेटर भी लिखा, खान साहब को बिल्कुल यकतरफा उनको बिल्कुल नहीं सुना गया, और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो ताकतें काम कर रही थी उनके साथ मिलके मैं समझता हूँ खान साहब का हटाया गया। और उसका नुकसान अब देखिए क्या क्या हुआ। उसका नुकसान अभी ये हुआ कि आप देखिए पाकिस्तान अब किस जगह पे खड़ा है। महंगाई का बाजार देखें आप, इनके पास कोई ऐसा एजेंडा था ही नहीं कि ये आवाम की खिदमत करने के लिए आए हों। इनके पास सिर्फ एक ही एजेंडा था कि करप्शन के केस कैसे खत्म कर रहे हैं, और जो आंदा जो इलेक्शन है कहाँ पर कौन कौन से किस अफसर को लगाना है, ताकि हम जो ना धांधली का भी अगला 5 साल प्लान तैयार कर सके। और अभी ये आलम है कि अवाम के पास एक वक्त की रोटी भी नहीं है। लोग एक एक रोल की प्राइस देख ले, लोगों के पास मतलब इतनी बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, मैंने अपनी पूरी तारीख में ऐसे हालात नहीं देखे। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी और नून लीग जितनी भी जमातें हैं इनको फौरी तौर पर अवाम से माफी मांगनी चाहिए, और मैं समझता हूँ जो जनरल बाजवा साहब है और उनको फौरी तौर पर, और जितने भी और अहम अदारे हैं पाकिस्तान में, फौरी इलेक्शनों का ऐलान करना चाहिए, ताकि अवाम जो इस कर्ब से गुजर रही है उनको निजात मिल सके। जट साहब ये तो कहें ना, आपके जो इदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो मुलव्वस है इसमें, अगर उन्होंने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई तो उसको आप कैसे देखते हैं? दूसरा, इदारे अगर मुलव्वस हैं तो उनकी जो सर मुझे शायद भाई ये बताएं कि जिस तरह ये खरीदो फरोख्त हुई वो मरासला आपके सामने है, उसका वो इंक्वायरी करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो ये सब चीजें जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं समझता हूँ कि जब कासिम सूरी ने, स्पीकर ने अपनी रोलिंग की थी, वो बिल्कुल मुनासिब, उन्होंने ठीक किया था और फौरी तौर पर आइंदा इलेक्शन करवाने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वो उस बात को सुना नहीं गया और जो की गई, और इमरान खान साहब उसका नतीजा भी अवाम को भुगतना पड़ रहा है। जज साहब, जिस तरह पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है सियासत में, इसको क्या समझते हैं आप? इसको होना चाहिए इसी तरह, चूंकि जिस तरह नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट गिराई गई, जिस तरह मलिक साहब ने बताया, मैं समझता हूँ कि जो अदारे हैं उनको अपनी हदूद के अंदर रहना चाहिए। इस तरह बार बार नुकसान होता है,
तो अभी अदारों के पास मैं समझता हूँ बेहतरीन ऑप्शन था, ये फौरी तौर पर इलेक्शन करवाते और जो पार्टी जीत जाती और कोशिश करते कि जो पाकिस्तान की जो इलेक्शन है बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शन होते, ताकि जैसे अभी 17 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह वजीर आला हमजा, मैं समझता हूँ सरेआम जो लगे हुए लोगों को डराने के लिए वो जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जिस तरीके से 20 सीटें जीतने के लिए धांधली का मंसूबा बना के बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले इलेक्शन भी कुछ शफाफ होंगे। तो मैं समझता हूँ तमाम जो अदारे हैं उनको इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए, पानी सर से गुजर चुका है, आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो अदारों को बड़ा नोटिस लेना चाहिए इस बात का। चौधरी साहब आपसे चूंकि मैं दोबारा भी पूछूंगा, अब दोबारा आऊंगा चूंकि मलिक इखलाक अवान साहब कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा और काशिफ भाई से पूछेंगे बाद में कि धांधली क्या ये करने के लिए इस दफा भी इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई है या नहीं की। मलिक साहब क्या कहना चाहते थे आप प्लीज? नहीं, बड़ी तैयारी करके बैठे हैं सर। जी शाहिद साहब, बात यह है कि शफीक जट साहब बार बार कई दफ़ा उन्होंने दोहराया है कि अदारों को ये चाहिए, अदारों को वो करना चाहिए। हमारी तो सीधी सी बात है कि अदारों को सिर्फ और सिर्फ अपना आईनी जो रोल बनता है वो अदा करना चाहिए। आइनों को, अदारों का, और खुसूसन जिन 2 अदारों के बारे में ये कह रहे हैं, उनका कोई रोल नहीं बनता कि वो बजाते खुद कोई ऐसा फैसला कर ले। उनका सिर्फ एक रोल बनता है कि वो आइन के मुताबिक चले, जो भी हुकूमत है उसका जो आइनी टाइम बनता है उसको चलने दें, जो सियासी तौर पर मामला चल रहे हैं और सियासत जिस तरह जा रही है उसे जाने दें, वो अपना रोल अदा करें। हमारा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच में सिर्फ यही फ़र्क है कि ये अदारे के ज़रिए ही आना चाहते हैं, अदारे के ज़रिए ही इंतखाबात करवाना चाहते हैं, अदारे के ज़रिए हुकूमत को तोड़ना चाहते हैं और हुकूमत पर काबज़ होना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अवाम के वोटों के ज़रिए अगर कोई आया हुआ है, जैसा कि हमने इन्हें कहा था कि ये सिलेक्टेड हैं और हम उस पर आज भी कायम हैं कि ये सिलेक्टेड थे, क्योंकि चुन चुन कर उठा कर लोगों को लाया गया उधर और हुकूमत बनवाई गई। जैसे ही एक अदारे ने ऊपर से हाथ उठाया है तो इनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई। जो अदम एतमाद की तहरीक को मार्च में हो जाना चाहिए था मुकम्मल, वो जाकर अप्रैल की 9-10 तारीख को हो रही है, जो कि सुबह सुप्रीम कोर्ट एक अदारा है जिसकी बात सबको माननी पड़ती है, माननी चाहिए। अदालत है, उसमें अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं, बाज़ का फैसले कुछ होते हैं, कुछ फैसले आपको पसंद होते हैं, कुछ नहीं होते, लेकिन उन फैसलों को मानना पड़ता है। अगर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि सुबह 10 बजे इजलास होकर अदम एतमाद की जो तहरीक है वो पेश हो जानी चाहिए, तो उसको रात को 11-12 बजे तक क्यों ले जाया गया? क्या मसला? मैं सॉरी मैं अखलाक भाई आपकी बात को फिट करूंगा। शफीक भाई आप बात कीजिएगा, आप एक सेकंड मेरी बात पूरी सुन लें, आपको इख्तियार है बात करने का और जवाब देने का भी। बात यह है कि कासम सूरी साहब ने जो रूलिंग्स दी, क्या कासम सूरी साहब ये रूलिंग दे सकते हैं कि तमाम की तमाम जो ये पार्लियामेंट है इसको ख़त्म किया जाता है और अदालत उस पर जो है कोई एक्शन ना ले? ऐसा नहीं हो सकता। रूलिंग्स का भी तरीका होता है, रूलिंग्स की देखा जाता है कि रूलिंग दी क्या है। ये नहीं कि हर जो रूलिंग है उसका इख्तियार है सुप्रीम जो अपना उधर अपना स्पीकर है। और इस तरह कासम सूरी ने और इनके स्पीकर ने, असद कैसर ने, इन्होंने स्पीकर का किरदार अदा नहीं किया। स्पीकर का किरदार एक मुंसिफ का किरदार होता है, गैर जानबदार किरदार होना चाहिए, किसी सियासी जमात का कारकुन बनकर नहीं करना चाहिए। अगर मैं आज इधर बैठा हूँ, मैं एक पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी जगह हूँगा तो यकीनन मुझे एक मुंसिफ का किरदार अदा करना पड़ेगा। मलिक साहब आखिर में एक जवाब मुझे चाहिए आपसे कि आप कहना ये चाहते हैं कि इदारे बिल्कुल मुलव्वस नहीं होने चाहिए सियासत में? और मैं तो कहता हूँ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सर देखिए अपना आपका इख्तिलाफ ही यही है कि ये कहते हैं कि इदारे होने चाहिए, हम इदारे ये कहते चाहिए। सर एक तरफ तो अखलाक साहब ये कहते, एक तरफ तो ये अखलाक साहब ये कह रहे हैं कि अदारे एक तरफ तो कह रहे हैं कि अदारे मुलव्वस नहीं होने चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो स्पीकर है उसके इख्तियारात नहीं होने चाहिए। मुझे ये बताएं कि जब स्पीकर ने
मैंने किस वक्त कहा कि स्पीकर के इख्तियारात नहीं होने चाहिए? कासिम सूरी ने जब रोलिंग की थी जो है इंसाफ पर मबनी होने चाहिए। सर सुने, उसके बाद जब चीफ जस्टिस ने रात को 12 बजे जो दिन के इतवार को अदालत खोलकर नोटिस लिया, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको लेटर लिखा और उस मरासले का जिक्र किया, लेकिन मसला यह है कि उस पर किसी ने बात ही नहीं की, उस चीज को सुना ही नहीं किया। जो बात सुनने वाली थी वो किसी ने सुना नहीं उसको। तो देखिए शायद इसलिए कि वो जो मरासला था, ऐसे मरासले रोजाना एम्बेसी जो है बैरून मुल्क एम्बेसीज वो अपने पाकिस्तान में फॉरेन मिनिस्ट्री को या जो दूसरे भाई, लेकिन किसी भी इतनी बड़ी बात नहीं थी जो कि बनाई गई, और जो वीडियो और ऑडियोज आ रही हैं, जो मालूमात आ रही हैं, वो बता रही हैं कि इमरान खान साहब ने जब उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकायदा कहा था कि इस लेटर के साथ अब मैं खेल कर दिखाऊंगा, सिर्फ लेटर के साथ, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था बचा। छोड़ चुकी। अच्छा, जो उसके बाद जो सिंध हाउस के अंदर हुआ, जो सिंध हाउस के अंदर बोलियां लगी, जो सिंध हाउस के अंदर बोलियां लगी, खिलाफ साहब उसके बारे में क्या कहना चाहिए? एक बोली की आप सबूत दे दे, एक बोली का कोई ऑडियो वीडियो दिखा दे, कोई लगी हो। अगर कुछ लोग सिंध हाउस में चले जाते हैं, सर मेरे ख्याल में 23 करोड़ आवाम को नजर आ गया, लेकिन खिलाफ साहब आपको नहीं पता चला। करता हूँ 2 मिनट सर, 2 मिनट मुझे भी दें इस पे। जट साहब से आप ये मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि ये सिंध हाउस में बोलियां लगी, मैं आपकी बात मान जाता हूँ। इमरान खान साहब एमकेएम हाउस में रात को 2 बजे क्या लेने गए थे? उन्होंने बकायदा अपने नुमाइंदे भेजे गए, ठीक है? मेरी सर आप जवाब देना। आप कह रहे हैं सिंध हाउस में बोलियां लगी, सिंध हाउस में बोलियां लगी ना, ये भी बोलियां लेने गए थे एमकेएम वाले वहां। तो सर तरीके जब अदमत माद आई, ज़ाहिर वो हमारे इत्तेहादी थे, उनसे बातें वो करने गए हैं, उनसे सर 1 मिनट 12 बजे तक किसी को पैसे नहीं दिए। नहीं मैसेज नहीं है। रात को 2 बजे आप कह रहे हैं ना, अदालत का कहते हैं ये रात को 2 बजे एमकेएम क्यों गए, एमकेएम हाउस में क्यों गए? भाई खान साहब अपनी कंपेन के लिए रात को 2 बजे जाए, 6 बजे जाए, ये तो बात ना हुई। अगर आप खान साहब जाए तो वो सही है, अगर ये पीपल पार्टी जाए या नून लीग जाए, आप कहते हैं जी वो करप्शन है। अब आप करप्शन का भी आप कहते हैं, 1 मिनट, ये करप्शन। शाहद भाई एक सेकंड शाहद भाई, सर पीपल्स पार्टी और नून लीग का माजी का रिकॉर्ड निकाले, जो एक दूसरे की गवर्नमेंटें गिराने के लिए कितना गिरते रहे हैं, इनका रिकॉर्ड में पड़ा सारा कुछ। पीपल्स पार्टी नून लीग की गवर्नमेंट गिराई, नून लीग ने इसको आप मेरी बात सुने सर, माइंड नहीं करना सर, एहतसाब करने के लिए बड़े बड़े वादे किए। ऐसी कौन सी इनको आपकी सारी बातें मैं मान लेता हूँ। पाकिस्तान में कौन सी आफत आ गई थी जो इतने इनके बड़े बयान थे? जरदारी ने कहा था कि अब मैंने अगर शरीफ बरादरान को माफ कर दिया तो खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। ये जरदारी साहब कह रहे हैं, ठीक है जी। शहबाज शरीफ ने जट साहब आप माजी में जा रहे हैं पॉलिटिशियन। सर आप माजी में ना जाए, आप 4-5 साल पुराने, अगर आप 10 साल और जनाब आप अपने प्यार मोहब्बत की पुरानी बातें भी सुन ले, इतने गुस्से में ना आए। जिस एजेंडे पे आपकी जमातों ने जिस एजेंडे पे काम किया, आप आर्टिकल 6 आपके आप लोगों ने पाकिस्तान से गद्दारी की है, और खान साहब जैसे ईमानदार लीडर को जिस तरीके से वो किया गया है, मैं समझता हूँ कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। और इसका रिजल्ट, पहला रिजल्ट आप 17 जुलाई को देखेंगे कि गवर्नमेंट जो आपको आवाम इस तरह इंशाल्लाह वो रिफ्यूज करेगी कि आपको देखते रह जाएंगी। लेकिन सिर्फ एक खदशा हमें मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन को आपने खरीद लिया। हम आपको जवाब दे दूं सर, जट साहब अब आपकी सिर्फ लास्ट बात पे मैं चाहता हूँ। आपने क्या 17 जुलाई को आवाम आपको जवाब दे देगी। अब आपने फर्स्ट में यही कह दिया है कि इलेक्शन में धांधली होगी, ठीक है? अब हम आपको छोटी सी बात, छोटा सा जो एक मेरी भी आप बात सुन लेना जट साहब। सर मेरी आपने अपने पॉइंट दिया, मुझे भी पॉइंट देने का मौका देना। इलेक्शन कमीशन की जो वाइफ है उसको आप जो उधर कस्टम पे प्रमोट कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं। अब जवाब दो इसका। अच्छा सर 1 मिनट, आप इसका भी जवाब ले लेना।
अब जवाब तो इलेक्शन कमीशन भी है, अब इसको जवाब दें। इलेक्शन कमिश्नर को किसने, एक मिनट सर, इलेक्शन कमिश्नर को किसने चूज किया था? चौधरी साहब मेरे चौधरी साहब से ये जवाब दें, इलेक्शन कमिश्नर को किसने चूज किया था? तो सर ये तो किसी को कोई भी पॉइंट कर सकता है, बिक तो कोई भी किसी वक्त भी सकता है ना। नहीं ये बात फिर अब आपको बता दो, छोटी एक मेरी भी छोटी सी सुन लें, 27,000 अरब की करप्शन की माली ज़ाब्तियां हुई हैं सिर्फ 4 सालों में दुनिया में। ये बात, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लेना फिर आप जवाब देना। 4 सालों में जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अदारों ने कभी, जितना अदारों ने इमरान खान को सपोर्ट किया है, मेरे हाल में 1947 के बाद किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया गया। ये ऑन दी रिकॉर्ड है, बल्कि इमरान खान साहब भी मानते हैं और आप भी मानते हैं। लेकिन उसके बावजूद जिनको आप करप्ट कहते हैं, सॉरी जिनको आप लोग करप्ट कहते हैं, इमरान खान, एक मिनट सर मुझे जवाब देना, मेरी बात तो कंप्लीट होने देना सर। जिनको आप करप्ट कहते हैं, 4 सालों में नवाज शरीफ के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, किसी को जिसको भी पकड़ा आपने, राना सनाउल्लाह साहब को आपने ऑन डायरेक्ट पकड़ा गया था, जिसकी मिसाल फवाद चौधरी ने लास्ट इंटरव्यू में कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत हमारे पास नहीं था। बकायदा हमारी मीटिंग हुई है कैबिनेट की, उसमें कहा गया है कि जो FIA के अदारे थे उन्होंने उठ के चले गए थे कि जी आप गलत कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह के पास कोई हिरवा नहीं पकड़ी गई। ठीक है, अब चेयर आप कहते हैं तब्दीलियों का, जो मॉडल टाउन में कत्ल किए थे, फैसलाबाद में भी 13 बंदे उसने मरवाए, कुछ 26 उसने बंदे मरवाए हो, लेकिन मेरी बात तो देखिए, आप अदारों पे तो बात फिर क्यों नहीं करते? अगर आपके हक में फैसले आते हैं तो आप कहते हैं जी वाह। जब आप लोगों के खिलाफ फैसले नहीं आते हैं, आप कहते हैं रात को 12 बजे लगी। ये 12 बजे लगी थी, इमरान खान को जमानत मिलती है। अब आगे उन्हीं इदारों के पास जाते हैं, मेरी बात सुनिए, आगे आप उन्हीं इदारों से जमानत पर है कि नहीं? कितने आपके लीडर जमानत में हैं सर? इन्हीं इदारों पे है ना, आप इन पे एतबार भी करते हैं, फिर इनसे जमानतें भी लेते हैं। सर ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का ऐसा वज़ीर आज़म है जो खुद मनी लॉन्ड्रिंग में वो फर्दे जुर्म आयद होनी है, वो वज़ीर आज़म है। यार आप क्या वैसे कर रहे हैं? कसम तो सर एक मिनट, फर्दे जुर्म आप कहते हैं आयद होनी, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं करवाते? 4 साल क्यों नहीं करवाई? सर आप किधर होने देंगे? सर आप इमरान खान साहब 4 साल रहे हैं, क्या लिया है, क्या निकाला? ये कोई एक पॉइंट बता दें, क्या निकाला किसी आदमी पे भी? चलो चौधरी साहब, मलिक साहब को बात करने दें, 1 मिनट, वो कुछ कहना चाहते हैं। जी मलिक साहब की बात सुनिए। जी सर, मैं दरख्वास्त करूंगा शाहिद साहब आपसे ही, आप जरा दोस्तों को इस बात पर राजी कर लें कि अपनी अपनी बारी पर बोल लें, ताकि एक दूसरे की बात समझ भी आ सके। मैं शफीक जाट साहब की इस बात से मुकम्मल इत्फाक करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन ने नवाज शरीफ की हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की और बहुत ज़्यादा सख्त सुस्त भी कहा। उसी तरह नवाज शरीफ की पार्टी ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत कुछ कहा, लेकिन हमने उससे सीखा कि ये जो हम आपस में इतना सख्त सुस्त करते हैं, उससे दूसरी ताकतों को मौका मिल जाता है। इसलिए हमने मिसाक जमहूरियत किया बकायदा उसके ऊपर, और फैसला किया कि हम जो है वो एक दूसरे की मुखालिफ जमाते रहेंगे, लेकिन किसी हदूद में रहेंगे। हम इनको भी कहते हैं कि ये भी किसी हदूद में रहकर, इखलाकी हदूद में रहकर बातचीत किया करें। ये जितनी गालियां निकालते हैं, जितना बदतमीजी से पेश आते हैं, उसको छोड़ दें। पाकिस्तान एक कौम है, इखलाकियात का लीडर ने, सियासी लीडर ने दर्स देना होता है, बदतमीजी का दर्स नहीं देना होता। सियासी कायदीन को इखलाकियात सिखानी चाहिए, ना कि बदतमीजी सिखानी चाहिए। उसके अलावा जो इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हुकूमत ने जो है वो आकर जो है इसके ऊपर केस थे, इसके ऊपर जो है वो दायर होनी चाहिए, अभी फर्द जुर्म आयद हो गई। हाँ, फर्द जुर्म आयद होनी थी। हम जाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले, या मैं बिजाते खुद, मैं तो 3.5 साल में इंतजार करता रहा हूँ कि अगर ये हुकूमत आई है, अदारे इसके साथ हैं, इन्होंने जिन्हें जिन्हें भी पकड़ा है, जिसको भी करप्शन में पकड़ा है, तो ये जरूर उसको साबित कर देंगे, और साबित करेंगे तो अंदर करेंगे तो ठीक है, खलासी हो, कोई बात नहीं। बात ये है कि 3.5 साल हुकूमत का आपके पास रही है। 3.5 साल में
आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नामवर कोई लीडर नहीं छोड़ा, आपने नवाज शरीफ पार्टी का कोई नामवर लीडर नहीं छोड़ा जिसको आपने जेल में ना डाला हो, और 2.5-3 साल सिर्फ जेल में ही डाले रखा, उसके ऊपर केस ही कोई नहीं चलाया। भाई आपके पास था क्या? आप क्यों नहीं साबित कर सके? आप उन्हें चोर या डाकू साबित तो करते। आपको एक लफ्ज सिखा दिया गया, चोर डाकू चाव डाकू, और मैं समझता हूँ कि बाज़ का ये अकेला चोर लफ्ज भी नहीं बोल सकते जब तक ये चोर डाकू ना पूरा बोले। इन्हें इतनी आदत हो गई, इतना रट लिया इन लोगों ने। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी मुखालिफ सियासी जमात का आदमी आपको बाहर मिलता है तो आप उसके ऊपर नाराकशी शुरू कर दें। हम इधर बेल्जियम में रहते हैं, कवानीन मौजूद हैं, आप किसी आते जाते आदमी को किसी किस्म का स्लोगन के साथ आवाज तो देकर दिखाएं। नहीं, आपको खुद पता है, कोई बकायदा इधर आपने कानून पढ़े नहीं है, लेकिन आप गुड़े हुए हैं, आपने देखा हुआ है, आप जानते हैं कि कानून आपके साथ क्या सलूक करेगा। हम पाकिस्तान में भी जनाब इमरान खान साहब की बात को, इसको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं कि जो है कानून की जो है हुक्मरानी होनी चाहिए। जैसे वो मिसाल दिया करते हैं हजूर अकरम के बारे में कि उस वक़्त एक अगर कमज़ोर, उन्होंने कहा था कि अगर कमज़ोर को इंसाफ नहीं मिलेगा और बड़ों को इंसाफ मिलेगा तो कोई इंसाफ नहीं है। लेकिन क्या इनकी हुकूमत के दौरान यही कुछ हुआ है? जिस बात की ये बार बार तकरीर में जो मजहबी टच ये देते रहते हैं, क्या ये ऐसे ही करते रहे? क्या इन्होंने अपने दौर में ये तो कहते थे कि इंसाफ मुझसे शुरू होगा, एहतसाब मुझसे शुरू होगा? मुझे ये तो बताएं कि एक बेचारी औरत इनके पास मदद के लिए गई है, तैयबा गुल, और उसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते रहे। मैं तो कहते हैं इंतहाई शर्म का मकाम है कि किसी की भी मजबूरी से अपना फायदा उठाना। वो गई है कि मेरी मदद करो, उसे कहा गया है आप रियासत मदीना में आ गई हैं, आप बेफिक्र हो जाएं, हम आपके जितने सबूत हैं अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अपने लिए इस्तेमाल किए। जावेद जस्टिस को उन सबूतों की बिना पर मजीद अंडर प्रेशर किया और अपने जितने मुकदमात थे, मालम जबा, सोनामी ट्री, उसके अलावा BRT, उधर रिंग रोड वगैरह, जितने अपने खिलाफ मुकदमात थे अपने वजीरों के खिलाफ, सारे के सारे उससे खत्म करवा दिए, सारे केस खत्म करवा दिए और दूसरों के ऊपर केस बनवा दिए, दूसरों को जेल में डालते रहे, कोई केस नहीं उनके ऊपर चल सका। 21 किलो 20 किलो हीरोइन डलवाकर राना सनाउल्लाह का उसको अंदर करवा दिया। इनके तो मिनिस्टर ने खुद मान लिया, तस्लीम कर लिया कि वो गलत किया था, हमने वो गलत था। तो इस बात पर शायद इन्हें कभी खुद ही एहसास हो जाए, मैं शर्म का लफ्ज तो नहीं यूज करता, लेकिन शायद एहसास शर्मिंदगी हो जाए कि हम ये क्या करते रहे, हमने क्यों नहीं 3.5 साल में कोई भी केस साबित किया और इनको अंदर क्यों नहीं किया, ताकि अवाम भी सब्र शुक्र। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस पर मैं जवाब देना चाहूंगा। सॉरी, मलिक साहब ने जो बात की है अखलाकियात की, देखिए मलिक साहब ने जो बात की है अखलाकियात की, आप सर माजी में जाएं कि अवाम को नवाज शरीफ ने सर माजी से निकल दें बाहर, माजी से निकल दें, फ्यूचर को देखें, फ्यूचर को। नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनजीर साहबा की, मैं भी सोच रहा था कि मुस्तकबिल पे बात करें। नवाज सर आप मदीना रियासत में रही गई है, इसमें आप देखें। काशिफ भाई एक मिनट अखलाकियात बताने लगूंगा सर, अखलाकियात सुन लें सर, अखलाकियात सुन लें कि नवाज शरीफ ने मोहतरमा बेनजीर साहबा की तस्वीरें, जो मैं इस वक्त वो लफ्ज नहीं लेना चाहता, वो हेलीकॉप्टर से करवाई, वो भी आप सब लोगों ने देखा। 30 साल हो गए, 25-30 साल हो गए हैं, सब 30 साल को बार-बार दोहराते रहेंगे। थोड़ा अखलाकियात बता रहा हूँ सर, आपकी जो अखलाकियात, सर 30 साल की अखलाकियात आप दोबारा गिना रहे हैं। इन्होंने झूठे मुकदमे बनाए। मुझे ये बताएं, जरदारी 10 साल जेल के अंदर रहा, नवाज शरीफ ने बनाए। और भाई इमरान खान ने किसी पर मुकदमे बनाए हैं, वो तो करप्शन के बने हैं। आप सर आप अपनी पार्टी को डिफेंड करें ना, आप इमरान खान को डिफेंड करें, आप माजी को क्यों डरा रहे हैं? इसका क्या आप सर सॉरी माजरत को हम कब तक माजी में फंसाएंगे? हमें माजी में क्यों रखते गए? छोड़ दें उसको। मैंने आई थिंक नवाज शरीफ ने से माफी भी, नवाज शरीफ साहब ने माफी भी मांग चुके हैं।
नवाज शरीफ मांग सर, और जरदारी साहब शायद माफी कर चुके हैं। अब हमें इसी चीज पे आप खेलते जाएंगे। पाकिस्तान में वाहिद लीडर इमरान खान है जिसने वोटर को शौर दिया, ये शौर दिया है। अब क्या फरमाते हैं, उनकी तकरीर स्पीच का स्टार्ट करते हैं कुकड़ी। ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है, बारियां लगी हुई थी, कभी एक बारी इनकी है एक बारी इनकी है। ये तो शुक्र इमरान खान आया, अभी इनका जमीर जाग गया। बरल ये बड़ी जबरदस्त बात है कि दोनों पार्टियों का जमीर बड़ा जबरदस्त जागा है और इतना डरे और खौफजदा है खान साहब से। आए दिन जो छोटे छोटे स्कैंडल आते हैं, अभी ये तैयबा गुल लेके आगे हैं। भाई तैयबा गुल जो है 4 साल से उसको अगर इस तरह का कोई वाकया था तो मंजर आम पर क्यों लेते हैं? एक सेकंड, कभी ये आशा गुनाली को ले आते हैं, कभी ये रेहाम खान को ले आते हैं। और भाई खान साहब के लिए कोई करप्शन का चार्ज है वो सामने लाए। ये जो आप बातें टाइम पास करने के लिए खान साहब का ड्राफ्ट बनाने के लिए लगे रहते हैं, ये तो कुछ नहीं होगा। खान साहब को इंसान उनका वो बिल्कुल 100% क्लीन है। उनकी बात में कोई अपना ऐसा चीज नहीं है, कोई इन्होंने करप्शन नहीं की, कोई इन्होंने 2 नंबरी नहीं की, किसी चेयरमैन ने तो नहीं दबाया। ये सिर्फ ठीक है सर, मैं एक मिनट एक सर इसका जवाब देंगे। एक मिनट, कितने मिनिस्टर, एक मिनट खान साहब का आपकी बात मानता हूँ सर, आपकी बात मानता हूँ सर, मुझे इसका जवाब दे दे। कितने मिनिस्टर इन्होंने निकाले, उन पे करप्शन हुई, उन पे सबूत भी हुआ, क्या उनको निकालने के अलावा उनको सजा दी या कुछ किया गया? किसी को बाहर भेज दिया कि आउट ऑफ कंट्री चला गया, उनका क्या बना है? मेडिसिन से लेके इलेक्ट्रिसिटी तक हर जगह पे करप्शन। उन्होंने 6 से 7 मिनिस्टर इन्होंने चेंज किए और इनको रिजाइन करवाया। आपने उनकी कोई वजह पूछी आज तक? कोई वजह बयान दी? कोई उन पर प्रूफ, कोई केसेस हुए, वो किधर है? अभी आपकी टूटी फूटी गवर्नमेंट है ना सर, अगर उन्होंने करप्शन किया तो पकड़ लेना सर। आप बता, नहीं ये बात नहीं हुई ना। अब हमारी गवर्नमेंट पे आप आ रहे हैं, पहले फर्स्ट आप उसका जवाब दे। 6-7 मिनिस्टर चेंज हुए, ठीक है, उनमें इन पे प्रूफ भी हुआ, बल्कि उन्होंने कहा ये बंदे अच्छे नहीं थे। इमरान खान साहब ने भी माना है कि उन पे वाकई हुई है करप्शन, लेकिन उनको सजाएं क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं सजाएं दी? कोई मिनिस्टर अगर अच्छी कारकर्दगी नहीं कर रहा तो खान साहब उसकी जगह तब्दील करते हैं। करप्शन नहीं है भाईजान, जगह तब्दील नहीं की, उनको वायरल किया गया। भाई मेरे, वो दाऊद साहब कहाँ है? दाऊद साहब कहाँ गए हैं? दाऊद साहब कहाँ गए थे? सागडार किधर है? नवाज शरीफ किधर है? और यही आपकी प्रॉब्लम है। अभी हम गवर्नमेंट में नहीं, सागडार साहब भी आ जाएंगे। आप बता रहे हैं कि वो करप्ट नहीं है, आप खुद कह रहे हैं वो करप्ट नहीं है, आप इन्हें करप्ट कह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, उन्होंने 10 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। इन्होंने कहा खुदा का खौफ नहीं है इमरान खान को, ये कितना जुल्म कर रहा है। ओ भाई खुदा का खौफ करे, आप तो 150 भी आगे निकल गए यार। अभी आपको कोई जमीन वगैरह नहीं जागा, अभी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि यार ये अवाम के साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। 2 वक्त यार, अभी ये आलम हो गया, घर के अंदर 4 रोटियां बनती है, 6 बंदे हैं, 2 बंदे बेचारे को ये नहीं समझ आ रही किसने खानी किसने नहीं खानी। लेकिन ये बड़े मुतमईन फिर रहे हैं, बड़े अभी भी समझते हैं कि बड़ा पर्सन बड़ा अच्छा जा रहा है। सर ये आपकी अपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुन ले। वो उन्होंने खुद कहा है कि मैं अगर ये क्या नाम है पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाऊं तो मुल्क तबाही की तरफ चला जाए। आपको मैं उसकी कॉपी लिंक कर देता हूं, आप उसको सुन लें। वो इमरान साहब कह रहे हैं अगर ना किया तो हमारा सुने सर, आप पाकिस्तान को कॉपी लिंक पे और पेस्ट पे चलाएं, बस कॉपी लिंक और पेस्ट नहीं। ये तो इमरान खान जो एक मिनट जो इमरान खान साहब बोलते हैं आप उसको एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन उसका ऑपोजिट बयान देते हैं। वो फिर उनकी कॉपी जारी होती है इमरान खान साहब की। शाह भाई मैं समझता हूँ अभी भी मौका है पीपल्स पार्टी और 13 जमातों को पाकिस्तानी अवाम से माफी मांगनी चाहिए और अदारों को चाहिए फौरी वो इलेक्शन करवाएं ताकि पाकिस्तान माफी मांगनी चाहिए इमरान खान साहब से। इंतहाई तशवीशनाक है। इससे पहले इस श्रीलंका वाला आपका हाल हो जाए तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। ठीक है, इनसे पूछते माफी मांग ली है कि उन्होंने जस्टिस जावेद को नॉमिनेट किया था इस ओहदे के लिए, और जो उनका किरदार है, जो उनके किरदार की वजह से आपने फायदे उठाए हैं, उस पर उन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने तो सर वो मरियम नवाज जो सरेआम कहती थी मेरे पास उसकी वीडियो है, मेरे पास उसकी वीडियो है, मेरे पास उसकी वीडियो है। कभी मरियम नवाज पर सवाल उठाया जो पूरे जमाने की वीडियो अपने टेलीविजन में लेकर सादक और अमीन का मतलब होता है सच्चा और अमानतदार।
कौम की और सर अमानत आप तैयबा गुल, अच्छा अपनी बात सुनिए सर, मैं समझता हूँ फिर तैयबा गुल और मरियम नवाज में कोई फर्क नहीं है। मरियम नवाज तो सरेआम कहती थी मेरे पास फलां की वीडियो है, मेरे पास फलां की वीडियो है। आपने पता नहीं फिर किसको ब्लैकमेल किया। किसने कौम की अमानत में खयानत की है, किसने कौम की अमानत को अपनी जेब में डाला है, ये तो अब उसने खुद भी उन्होंने मान लिया है कि जी मैंने बेची है। आज तक आपने देखा अपनी आम लाइफ में भी कि आपको कोई तोहफा देता है तो आप उसे बेच देते हैं जाकर बाजार में। ये तो इखलाकी तौर पर मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान को जंजिले के लिए हार दिया और यूसुफ रजा गिलानी की बेगम ने वो हार छुपा लिया। 15 साल कर दिया था। जट साहब माजरत ख्वाह, आप लोगों ने मदीना रियासत बनाई है, मदीना रियासत में और उन पे आप लोगों को अपने साथ कंपैरिजन कैसे करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती है। एक तरफ कहते हैं मदीना रियासत में ऐसा नहीं हो सकता। और सच्चाई का शाहिद साहब, सच्चाई का मेयार ये है कि अल्लाह के फजल से जितने आज तक वादे किए कौम से एक भी पूरा नहीं किया। यू टर्न नाम सबसे बड़ा वादा खान साहब ने ये किया था कि मैं इन करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा, और उन्होंने कौम से वादा पूरा कर दिया और उन्होंने वाकई नहीं छोड़ा। हर वादे के ऊपर बाकी उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को पकड़ा नहीं है, ये आप कह सकते हैं। सबको छोड़ दिया, किसी को नहीं पकड़ सकते। बड़ा वादा किया था कि मैं इन करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने आवाम से पूरा कर दिया। जिंदाबाद। परवेज लाई तो आपके साथ है, परवेज लाई तो आपके साथ है। सबसे बड़ा डाकू था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन था? परवेज लाई। और आपका चपड़ासी जो शेख रशीद, वो करप्ट नहीं था? अच्छा, वो चपड़ासी का भी जिक्र कर ले। नहीं, वो तो वो आपके साथ है। वो मुझे ये नहीं समझ आती है, मकसूद चपड़ासी को तो आपने मरवा दिया, आप क्या करना है उसका? करे पुरानी तमाम वीडियोस आपके मुतल्लिका, आपके लीडर के मुतल्लिका खुद ही वाश हो जाए, ताकि आप साहब हम चलो काम की बात करते हैं। अभी चूंकि इल्जाम पे इल्जाम चूंकि बिल्कुल दूसरी तरफ हम चले गए हैं। चौधरी साहब, मैं आपसे पूछना ये चाहता था कि जो जिस तरह पिछली दफा आप गवर्नमेंट में आए, क्या अब भी आप उसी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं? वही मंसूबा है आपका कि दोबारा एस्टेब्लिशमेंट आपको सपोर्ट करे, दोबारा एस्टेब्लिशमेंट आपको लाए? सर, किसी की जरूरत नहीं है। खान साहब इंशाल्लाह अवामी लीडर है, अवाम की ताकत से वो दोबारा इंशाल्लाह मुंतखब होंगे और उसी पर हम बिलीव करते हैं। किसी ताकत पर हम बिलीव नहीं करते। अवाम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है और अवाम, खान साहब अवाम की ताकत के अंदर मौजूद है। जिनके लीडर बाहर कर, कोई इंग्लैंड बैठा है, कोई किधर बैठा है, इंशाल्लाह खान साहब पाकिस्तान में अवाम की ताकत से दोबारा मुंतखब होंगे। चौधरी साहब जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, एस्टेब्लिशमेंट चूंकि अपना एक रोल प्ले कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट में जो भी अदारे हैं उनका, जो भी अदारे हैं हम उनका एहतराम करते हैं, पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। वो पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत है इंशाल्लाह। लेकिन नून लीग जिस तरह छुप छुप के वीडियो लगाती है कि जो पीटीआई ने लगाई है, पाक फौज के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये चालें इनकी नाकाम होने वाली है। और ईद के बाद इनके तमाम वजीर इंशाल्लाह इस्तीफे जो है ना, इनके ऐसी इस तरह आएंगे जिस तरह बारिश होती है। आप देखते जाए। नहीं, ठीक है। पाक फौज चूंकि पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की फौज है, पूरे पाकिस्तान की फौज है, सरहदों की मुहाफिज है, उसको कोई बंदा डिनाई नहीं करता। सारे लोग एग्री करते हैं कि उनका काम है सरहदों की हिफाजत, उनका काम है, वहां पे उनको रहना चाहिए, बैरकू में होना चाहिए। बेल्जियम में आपने देखा, आपने इंडिया में देखा, आपने बाकी पूरी दुनिया में देखा कि कहीं भी फौज बैरकू से बाहर नहीं, बैरकू में है। सियासत फौज नहीं करती और सियासत में इन्वॉल्वमेंट भी फौज नहीं देती। तो क्या आप दोबारा ये चाहते हैं कि सियासत में जो फौज की इन्वॉल्वमेंट है? हम बिल्कुल नहीं चाहते सर। हम अवाम की ताकत से इंशाल्लाह दोबारा आना चाहते हैं। अदारे अपना काम करें। खान साहब बिल्कुल कह चुके हैं कि मैं कानून की बालादस्ती पर यकीन रखता हूं। हम अदारों का एहतराम करते हैं। इंशाल्लाह पाक फौज जो है, उसके शहीदों ने जिस तरह पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, हम उसको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। इंशाल्लाह खान साहब अवामी ताकत से आएंगे, किसी अदारे की ताकत से वो वापस नहीं है। लेकिन ये जो घसीटा जा रहा है पाक फौज को, अप्रिशिएट करता हूं शफीक जट साहब की इस बात को कि जो इन्होंने अब कहा है, हम लेकिन चौधरी साहब एक और सवाल, जिस तरह से घसीटा जा रहा है, जब इमरान खान साहब को हटाया गया तो उन्होंने कहा कि बाजवा आप खुल के सामने आओ, इस तरह के कतबे उठा के नारे लगाए गए बाजवा साहब के खिलाफ। आज बाजवा साहब भाई, आपको नवाज शरीफ की स्पीच याद है? आपको मरियम नवाज की स्पीच याद है? सर मैं कहता हूं कि अभी इस भंडारे बॉक्स को बंद ही रहने दे सर। जिस तरह अदारों को बस छोड़ दें, जो नून लीग जो किरदार पाक फौज के मुताल्लिक करती रही मर्जी में,
तो मैं समझता शायद हूँ भाई मैं इसका बहुत जवाब लेकिन अभी हमें वैसे काशी एक भाई, चीज है काशी भाई कि बोलिए। हमें सब चीजों से बालातर होकर पाकिस्तान की आवाम का सोचना चाहिए। इसमें मैं समझता हूँ सबसे जो बेहतरीन चीज है फौरी इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उसके बाद जो गवर्नमेंट मुंतखब हो उसको हम सबको कबूल करना चाहिए और कबूल हो ताकि वो आवाम की खिदमत कर सके। ये लड़ाइयाँ जो है हमारी आवाम के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। बात अभी बहुत आगे तक चली गई है। शायद भाई आप भी माशाल्लाह समझदार है, तो मैं समझता हूँ फौरी तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखो चौधरी साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, सवाल आपके पास ये छोड़ के जा रहा हूँ कि जिस तरह मतलब पाक फौज हम सब की फौज है, पूरे पाकिस्तान के लोगों की फौज है, फौज को चूंकि घसीटा जा रहा है, एक तरफ से कहा जा रहा है फौज ठीक नहीं है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है फौज ठीक है, तीसरी तरफ से फौज के खिलाफ गालियां दी जा रही हैं। इस तरह चूंकि हम फौज को चूंकि एक अपना डिस्प्यूट बना रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फौज का जरा चूंकि जो किरदार है, काशी भाई आप कुछ कहना चाहते थे प्लीज। मैं जट साहब जो फरमा रहे हैं बार बार कि फौज, हम पाक फौज के साथ हैं और हम शुरू स्टार्ट दिन से जो नवाज शरीफ का बयानिया था उन्होंने यही कहा था कि हर अदारे को अपने हदूद में रहना चाहिए। और उसमें कभी ये बार बार इनसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ, इनसे क्वेश्चन इमरान खान साहब का करते हैं और ये जवाब देते हैं कि नवाज शरीफ ने ये कहा, मरियम नवाज ने ये कहा। प्लीज खुदा माजी को छोड़ दें। 30 साल की आपने के बाद आपसे क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, आप क्वेश्चन उस साहब का रखें कि इमरान खान ने ये क्यों किया। आप कहते हैं कि इमरान खान साहब का मेन मकसद ये था, जब आए हैं उन्होंने कहा इस मुल्क से करप्शन करूंगा, मैं इस मुल्क में मदीना रियासत बनाऊंगा। क्या मदीना रियासत का ये कानून है कि अगर एक बंदा गलत था या वो गलत करता रहा, ये समझते हैं वो गलत है, वो करप्ट है, करप्ट था, तो क्या आप उसको उसके साथ कंपैरिजन करते हैं? हर क्वेश्चन पे आप उसको रिमार्क करते हैं। खुदा के लिए अब ये जो प्राइम मिनिस्टर अपनी जुबान, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अपनी जुबान को काबू में क्यों नहीं रखते हैं? आप लास्ट स्पीच देख लें उनका जो किया है उन्होंने, जो स्पीच का स्टार्ट होता है उनका, वो हमजा शहबाज साहब को क्या कहते हैं, कुकड़ी हमजा शहबाज। यार ये क्या पॉलिटिक हो रही है? मेरे हाल में सरदारी साहब ने भी ऐसी नहीं कभी की होगी बात, नवाज शरीफ ने भी नहीं की होगी, फिर ये कहते हैं कि पुरानी बातें करते हैं। फिर उसको डीजल साहब बीमार थे, या खुदा का नाम नहीं यार, जरदारी साहब की आज स्पीचें भी सुने, नवाज कल शरीफ की आपको भी स्पीचें भी ये सुने। अवाम में एक इत्तेशार फैलाया जा रहा है। इसी तरह जिसका असर ये हो रहा है, जब कोई लोग ये कोई भी जाएंगे अपनी महफिलों में, अपनी फैमिलियों में, जब ये लोग किसी रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, उसका ये असर है कि वो लोग भी एक दूसरे पे आवाजें कसना शुरू कर गए हैं। वो जिसका असर हो रहा है वो अवाम को नहीं करनी थी ना, नहीं करप्शन करनी मैं थी। ये बात कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हम तमाम सियासतदानों को, हम तमाम पॉलिटिशियन को, सर मैं सबको कहूंगा, मैं सिर्फ इमरान खान को नहीं कहूंगा, नवाज शरीफ को नहीं कहूंगा, सब पॉलिटिशियन को कहूंगा, खुदा के लिए अवाम को इस तरफ मत धकेलें, उनको एक अच्छी लैंग्वेज दें। ओ भाई आपने वो कम से कम एक देखें, जरदारी साहब आप एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं जहां पे अदालतें आजाद है, आप मानते हैं, सारे अदारे हैं। जब एक आदमी चोर है, डाकू है, करप्ट है, आप अदालतों को बार बार बुलाते हैं। जब आपका केस आपसे हल नहीं होते हैं असेंबली में, आप लोग अदालतों में जाते हैं। सर मेरी बात कंप्लीट होने में फिर जवाब दें। आप लोग जब असेंबलियों में हल नहीं होते, आप लोग अदालतों के दरवाजे खटकाते हैं कि नहीं? जब आप उन लोगों पे इतना अदारों पे ब्रीफ करते हैं तो जाते हैं ना, खुदा के लिए फिर उनको फैसले भी करने दें, उनके फैसलों को उनके फैसलों पर अमल भी करें। बेशक नवाज शरीफ पीएम नून हो, पीपी हो या पीटीआई हो, हमें फिर इन कानून का एहतराम भी करना होगा। ठीक है, खुदा के लिए जिसको खत्म करें, हमारे मुल्क को बचाएं। ये नहीं है सर, एक मिनट, हमारे मुल्क, मैं एक बात कहूंगा, अल्लाह करे कि आने वाले इलेक्शनों में पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो मोहब्बत है ना, अल्लाह करे इसी तरह बरकरार रहे। अगर आप लोगों ने ये बात का पॉइंट है, असल पॉइंट ये है कि हमें अपने मुल्क को देखना है। आप पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की तरफ आ जाते हैं। सर इस तरफ ना है, मुल्क की तरफ देखें, मुल्क को सोचें, मुल्क का सोचें। खुदा के लिए इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी को भूल दें, मुल्क के लिए देखें, मुल्क के लिए देखें। भारत की बात है, नून लीग कह रही है कि मुल्क का सोचें, जिसने करप्शन के, सर मैं नून लीग एज ए वर्कर, एज ए पाकिस्तानी, ये फिर वही कहूंगा, एज ए पाकिस्तानी, सर प्लीज एज ए पाकिस्तानी सोचे। नून लीग पीपल पार्टी को एक तरफ रखें, एज ए पाकिस्तानी देखें, हमने भी बाहर निकले, हमारी भी फैमिलीज है। कल को आपको कोई आवाज मारेगा या मुझको आवाज मारेगा, ये क्या अच्छा होगा? बताएं, आप इसका जवाब दें। आप फैमिली में जा रहे हो, मैं आपको आवाज कर दूं, आपको अच्छा लगेगा?
अगर आपको काशिफ अच्छा साहब, लगता है, आप समझते हैं ये अच्छी नहीं, तरबियत है, तो फिर ठीक है सर, सर, मैं माजूद हूं। जो बंदा करप्शन में मुलव्वस है ना सर, चौधरी साहब प्लीज, चौधरी साहब हम चूंकि टॉपिक पे दूसरा चूंकि हमने महंगाई पे भी थोड़ी सी बात करनी है, तो जो इदारों की बात थी उस पर मैंने सोचा हम नदीम भाई से, चूंकि इसका वो अपना कंक्लूजन हम नदीम भाई से करें, तो पाकिस्तानी सियासत में इदारों की जो इन्वॉल्वमेंट है इस पर 1-2 मिनट के लिए नदीम भाई बात करेंगे, फिर हम महंगाई पे मुख्तसर से बात करेंगे। तो महंगाई की सूरत है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इस पे हमने बात करनी है। लेकिन नदीम भाई आपको प्रोग्राम में खुशामदीद, ईद मुबारक भी हो आपको। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तान में जो सियासत है, पाकिस्तान की सियासत है, उसमें इदारों की जो इन्वॉल्वमेंट है उसके क्या मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, उसको इन्वॉल्व इदारों को होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या समझते हैं आप? शाहिद भाई, एक तो आपको सलाम, आपका अपने यहाँ जो दोस्त हैं उन सबको सलाम और सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान में सियासत नहीं है, सियाकारी है। पाकिस्तान में जो जितना हजूम बसता है वो एक दूसरे के लिए सिर्फ दस्तो गिरबान होता है। अदारों का नाम मत लीजिए, आप इन पॉलिटिशियंस की तरफ देखिए जिनको पॉलिटिशियन कहने का भी हमें उनको ये तगमा जुर्रत देना चाहिए। किस बात का? आपस में एक दूसरे की ये बदनामी करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, एक दूसरे पे गंद का मलबा डालते हैं। तो सियासत कैसी? ये इट इज जस्ट लाइक कॉलिंग द कैटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। नदीम भाई इस पे कंक्लूड करें कि 1947 से लेकर आज तक कोई भी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की इमा के बगैर नहीं चल पाई, इस पे कमेंट करें प्लीज। हो ही नहीं सकती। अगर आपके कॉकपिट में पायलट बैठा हुआ है और वो GHQ है तो ये सब उनके पालक हैं। इनमें कौन है मर्द? इन तमाम नहीं, लेकिन तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या ये बेहतर है कि एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व हो? बात ये है कि सारी पाकिस्तानी है, GHQ भी पाकिस्तानी है, पॉलिटिशियंस भी सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस भी पाकिस्तानी है और अवाम भी पाकिस्तानी है। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि किसके हाथ में, अगर आप ताश खेल रहे हो तो एस का पत्ता किसके हाथ में है, और वो है GHQ के पास। उनके पास गन्स भी हैं। मैंने हमेशा GHQ को डिस्क्राइब किया है, एंड आई लेट मी टेल यू, इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री। वो क्या? इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी विद गन्स। दैट्स इट। यू गॉट द ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप ये कहना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं होना चाहिए। ये मलिक साहब भी पहले कह चुके हैं और मेरे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को पार्टी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो पाकिस्तान में महंगाई है उस पर बात करते हैं। पाकिस्तान में देखिए पेट्रोल की जो कीमत है वो 70 ईयर्स की हाईएस्ट अभी लेवल पे है। करेंसी आप देखें तो वो डबल सेंचुरी हो गई, डॉलर की भी डबल सेंचुरी हो गई। बिजली देखें और गैस के वो तो लगातार कुम को 12-12 घंटे का सामना आया, झटके दिए जा रहे हैं लोगों को। और गेहूं की कीमत जो है वो अगर मैं आपसे कहूं कि 200 रुपए सिर्फ एक दिन में ज्यादा हुई है। ये महंगाई की सूरत हाल है पाकिस्तान में। तो इस महंगाई की सूरत हाल पे अगर मलिक साहब आपसे शुरू करें, मलिक इखलाक अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट में सिंध में भी बैठी हुई है, मरकज में भी बैठी हुई है, तो कैसे आप समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है, एक जो फ्लड आया गवर्नमेंट, ये जो महंगाई का इसमें पाकिस्तान के अवाम का गुजारा कैसे मुमकिन होगा? गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोच क्या रही है गवर्नमेंट? पिछली गवर्नमेंट अगर ठीक नहीं थी, ये गवर्नमेंट आई है, महंगाई बढ़ गई है, तो क्या 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 कहते हैं आप? शाहिद साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि महंगाई जो है तारीख की जो है रिकॉर्ड महंगाई है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में कोई दौर भी ऐसा नहीं गुजरा, अगर इस फिक्रे को सिर्फ इतने को ले कि तारीख की जो रिकॉर्ड महंगाई है, कोई ऐसा दौर नहीं है जिसमें वो रिकॉर्ड महंगाई ना हो। क्योंकि कीमतें जो हैं वो बढ़ती रहती हैं, कीमतें हमेशा बढ़ती रही हैं। बहुत कम होता है कि वो जो बढ़ी हुई कीमतें हैं कुछ पीछे चली जाए, लेकिन वो रिकॉर्ड कमी पर नहीं कभी भी जाएंगी। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई 70-80 रुपए पर तोला सोना बिकते हुए देखा है। लेकिन मलिक आज साहब, मैं अगर आपको इंटरप्ट करूं, प्लीज माजरत चाहता हूं इंटरप्शन की, लेकिन मलिक साहब मैं अगर आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका दौर की बात करूं तो उसमें जब पेट्रोल की जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस थी वो हाईएस्ट लेवल पे थी, तब भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 100 से नीचे थी, 100 से नीचे थी। तो तब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर की बात कर रहा हूँ, जरदारी साहब सदर थे, उस दौर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी आप देखें अगर पाकिस्तान में जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट से, उसको अगर आप कंपेरिजन करें तो उस तरह से तो नहीं होना चाहिए ना, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे तो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मैं भी नहीं चाहता कि कभी होना चाहिए, लेकिन मैंने आपको एक
थ्योरेटिकल बात बताई है कि कभी भी वो बहुत लो नहीं होती कीमतें ऊपर ही जाती हैं आमतौर पर। आज से पहले जो कीमतें थी उसमें पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से, क्योंकि जो उस वक्त थी वो नॉर्मल कीमत नहीं रखी गई थी, जो ओरिजिनल कीमत होनी चाहिए थी वो उससे कम रखी गई थी, क्योंकि इमरान खान साहब को, हुकूमत को नजर आ रहा था कि हम जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह की माइंस बचाने की कोशिश की कि मुख्तलिफ हम ऐसे इकदाम करते हैं कि अगर हम ठहर गए तो फिर तो हम इसको ठीक कर लेंगे, अगर ना ठहर सके तो आने वाली गवर्नमेंट को वो ऐसी प्रॉब्लम्स मिले अपने सामने जिनको वो हल ना कर पाए इतनी आसानी से। इसमें कोई शक नहीं कि उस वक्त उन्होंने जो है ऑयल की कीमत कम रखी हुई थी जितनी मार्केट में होनी चाहिए थी। अभी भी मार्केट में जितनी होनी चाहिए उससे कम है, अभी भी उतनी नहीं है जितनी के मार्केट में है, लेकिन अब मार्केट डाउन जा रही है, उसके मुताबिक वो डाउन करेंगे। जब वो ऑयल की कीमत डाउन करेंगे तो दूसरी कीमतें भी बतदरीज कम होती चली जाएंगी। लेकिन मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा महंगाई है। शफीक जट साहब भी पहले कहते रहे कि अवाम का जीना बहुत दोबर हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं इसको तस्लीम करता हूँ और वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो फिनांस को समझते हैं, जो फिनांस को चला रहे हैं, उनको जो है कोई और ज़्यादा बेहतर अच्छे जो है कंसल्टेंट रखने चाहिए जिनके साथ वो पाकिस्तान में कीमतों को कम कर सकें, क्योंकि अवाम अगर जिएगी तो आपको वोट भी देगी। अगर आप अवाम को मार देंगे या बुरे हालात में रखेंगे तो आइंदा आपको वोट मिलने वाले नहीं है। तो लाजमी बात है कि अवाम रिएक्शन के तौर पर दूसरी ऐसी सियासी जमात के पास चली जाएगी जिससे पहले डसी हुई है। तो इसलिए इस वक्त मतलब तहरीक इंसाफ के पास दोबारा अवाम जाएगी। शफीक जट साहब आपके बारे में कह रहे हैं कि दोबारा अवाम से बेहतर नहीं होते। अवाम ने तो अपना रास्ता लेना है, अवाम को अपना रास्ता लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अवाम को अपना रास्ता नहीं लेना। सर पहली मसला ये है कि जब ये लोग इतनी ये मतलब कि तेजी से जो सारा कुछ खत्म करना चाह रहे थे ना, असल में मकसद था कि जो इन पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं ना, वो किसी तरीके से इनको सजाए ना हो जाए, और ऊपर से बाहर की ताकतों का भी इशू था, वो भी इन्होंने इस्तेमाल होना था। इनके पास अब अवाम की मतलब के खिदमत का कोई एजेंडा ही नहीं था। एजेंडा तो इनको ये था केस खत्म करने, बहरहाल ये तो जीत गए हैं, इन्होंने तो केस अपने खत्म कर लिए हैं, लेकिन अवाम बहरहाल बहुत अभी मजबूर है, बहुत परेशान है। बिजली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दूसरी जो प्राइस बहुत आगे चली गई है। तो मैं समझता हूँ अभी खुदा के लिए इनको फौरी तौर पर कोई ऐसा काम करना चाहिए कि अवाम को कोई रिलीफ मिल सके। जैसे ये कह रहे हैं जी कि हर दौर में कीमतें बढ़ती रहती हैं। इमरान खान साहब के दौर में 10 रुपए कीमत बढ़ी थी तो इन्होंने कुछ 40,000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि जी खान साहब ने जुल्म की इंतहा कर दी, खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब ने वो कर दिया, इनको शर्म नहीं आ रही। इनकी चाहे उठा के देखे जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की हुई है। खान साहब के दौर में अगर कीमत बढ़े वो जुर्म है, इनके दौर में बढ़े वो बढ़ती रहती है। तो सर ये मैं समझ तो बहुत बड़ा सवाल निशान है। बात है शफीक साहब कि आप ये साबित करने की कोशिश करें कि इमरान खान साहब की दौर में कीमतें बढ़ी नहीं है। नहीं, मैंने कहा बढ़ी है 10 रुपए, 5 रुपए की जो मामूली इश्यूज होती है बढ़ी हुई थी। जो रोना धोना अवाम का था वो उस वक्त, अवाम तो उस वक्त भी मरने वाले थे। नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि कीमतें बढ़ती रहती हैं, लेकिन खान साहब के दौर में तो 10 रुपए बढ़ी। आपने, मैं आपको अभी कहते तो भेज देता हूँ, आपने मेरे ख्याल को 3,000 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी बहुत बड़ा जुल्म हो गया, अवाम को तो लूट लिया गया, अवाम को चूना लग गया, अवाम को ये हो गया। तो सर बहरहाल आपके सामने सूरत हाल सारी, शाहद भाई इंसाफ आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि काशिफ भाई तो कभी हार मानेंगे नहीं। बेशक प्राइस पेट्रोल मैं भी आपने अपना पॉइंट दे दिया, मैं भी दे दूं इस पे। सरकार काशिफ साहब आपके पास आता हूँ, काशिफ साहब आपके पास आता हूँ। मैं नदीम भाई से सिर्फ 1 मिनट में पूछ लूं कि चूंकि कहा करते थे कि जब नदीम भाई को मैं देख नहीं पा रहा और मैं सुन नहीं पा रहा था। हाँ, जब चूंकि कीमतें जब बढ़ती हैं तो कहते हैं कि हुक्मरान चोर होता है, करप्शन करता है, तो कीमतें बढ़ती हैं। तो क्या कहते हैं जी नदीम साहब आप? शायद भाई जी आप ये देखें, सबसे पहले तो ये देखिए कि हम जी सर मैं उसका जवाब दूंगा। नदीम को कहा सॉरी, दैट्स ऑलराइट। अब मैं आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की, इट्स लाइक डॉग चेसिंग इट्स ओन टेल। इसमें आप पॉलिटिशियंस को आप किस बात पे ब्लेम करते हैं? ये सब पॉलिटिशियंस एक ही बात करते हैं, मैं उससे बेहतर हूं,
बात यह है कि इनमें इकोनॉमिस्ट आज तक कोई नहीं आया ना। पॉलिटिशियन के लिए इकोनॉमिस्ट होना जरूरी नहीं है। ये जो इस वक्त हमारी डिस्कशन चल रही है ये एक इकोनॉमिस्ट, एक स्पेशलिस्ट का सब्जेक्ट है। हाँ, ये जरूर है कि हम उसका एक जायजा एक और एंगल से ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रोड्यूस ही कुछ नहीं करती, पाकिस्तान के पास इतना जरा मुबादला नहीं है कि वो उससे कमाकर अपने आप का बोझ उठा सके। आप कर्जे इतने देते हैं, आप लोन इतने ले चुके हैं, तो खाना खराब तो पहले वहीं पे शुरू हो गया। अब आगे बात प्राइसेस की। प्राइसेस एक इंटरनेशनल प्रेशर होता है, अमेरिका पे भी आजकल है। हमारे यहाँ पे हाईएस्ट इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है अमेरिका में। जॉब एम्प्लॉयमेंट हमारी कम है, सो हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से कंपेयर नहीं हो सकती। पॉइंट इसमें सिर्फ ये है कि वहां पर जो पैसा इकट्ठा होता है वो जाया हो जाता है, जो लोन लिए जाते हैं उसका हिसाब नहीं दिया जाता, और इस तमाम गड़बड़ में हम कह देते हैं कि एक पॉलिटिशियन ने इतना बढ़ाया, एक ने इतनी लैंड माइंस बिछाई। मतलब आप ये समझते हैं नदीम भाई, मुख्तसर आप ये समझते हैं कि महंगाई अमेरिका में भी हुई है और पाकिस्तान में भी होनी चाहिए? वेल नहीं, दैट्स नॉट द वे टू लुक एट इट। बात यह है कि पाकिस्तान के वो क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महंगाई होती है, उसके ऊपर हम कोई भी ध्यान नहीं देता स्वाय फिंगर पॉइंटिंग के, और इससे मसला नहीं हल होगा। देखें, सिमिलर फैक्टर्स होंगे ना, चूंकि जाहिर है ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, सिमिलर फैक्टर्स होंगे, यूक्रेन वार शुरू हो गई है, यही फैक्टर्स होंगे मेरा ख्याल है। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों में सेम होंगे फिर। वो चंद, अभी तो पाकिस्तान में वीट क्राइसिस आने वाला है, क्योंकि यूक्रेन में जो ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड है वो तो मार्केट, कई कंट्रीज में तो फेमिन आ जाएगा। क्या पाकिस्तान उन रेट पे खरीद सकेगा? पाकिस्तान इस वक्त अपने गैस के प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा? उसकी सिर्फ एक बुनियादी वजह है कि पुरानी हुकूमत ने जिस टाइम एक लो रेट पे लेने चाहिए थे वो नहीं लिए। अब तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में, अब पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं है। मतलब दोबारा आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कि उसने नहीं किया, अहमद अजहर साहब ने नहीं किया। आई डोंट नो कि वी शुड कॉल इट क्रिटिसिज्म। आई थिंक हमें इसको फ्रेज करना चाहिए कि हम एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें फैक्टर्स क्या हैं। हाँ, ये क्रिटिक्स वो समझे जाएगी, या वो क्रिटिसिज्म ये समझा जाएगा, हाय आपने मेरे लीडर के मुतालिक कह दिया, हाय आपने मेरी पार्टी को बदनाम कर दिया। लेट्स गो बियॉन्ड दैट। बात तो ये है कि हम कॉम्पिटेंट है, हम लोग कितने कॉम्पिटेंट है, हम लोग कितने सिंसियर है, क्या हम चीजों को वाकई उन चीजों को हल करने का एबिलिटी रखते हैं? नो, सॉरी। बिल्कुल ठीक है। काशिफ भाई, अभी आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह सारे कह रहे हैं जी कि महंगाई हो रही है, पूरी दुनिया में हो रही है, बेल्जियम में भी हो रही है, सारी जगह पे हो रही है, तो क्या पाकिस्तान में ये महंगाई अगर इसी तनासब से बढ़ती रही तो गरीब तो मर जाएगा, मेरा ख्याल है। मर चुका है सर। अब ये भाईजान बार बार कहते काशिफ साहब ने मानना नहीं है। नंबर एक, हमारा मुल्क, आप किसी यूरोप से तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हमारा मुल्क चलता ही IMF पर है, ठीक है। अब फिर ये कहेंगे माजी में चले जाएंगे। जो भी हमारा हुक्मरान आता है वो कहता है कि IMF से हमने मादे नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इमरान खान साहब ने तो आने का मकसद यही कहा था कि मैं IMF से नहीं करूंगा, ठीक है। 4 सारे IMF से जो मादे हुए उस पर अमल भी करना पड़ता है। IMF ने आपको वैसे नहीं देना होता कुछ भी, ठीक है। आपने IMF से जो मादे किए उसको अवाम के सामने लाए। अगर वो कह रहे हैं कि IMF की वजह से, भाईजान नदीम साहब ने भी यही कहा है कि हमारी जो लॉन्ग टर्म है ना, जो एक्शन होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते ही नहीं है। ये वो पता नहीं 1-2 साल के लिए कहते हैं। हर हुकूमत जो भी आती है, शायद वो यही वजह है कि ये फुकदान है कि वो अपनी टर्म को देख रही होती है कि शायद हम निकल जाए, आगे देखा जाएगा। ये इस चीज से हमें निकलना होगा। महंगाई को कैसा रोका जाएगा? बाकी मुल्क आप देख लें, यूरोप है वो IMF पे नहीं है इतने, जिस तरह हम लोग तो चलते ही IMF पर है ना। या हम दाद पे चलते हैं, या हम सऊदी अरब की तरफ देखते हैं, या तुर्की की तरफ देखते हैं, या फिर कतर की तरफ देखते हैं। फिर मैं दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा जिस तरह हमारे भाईजान चाहते हैं कि ये है वो है, मैं अगर चला जाऊंगा वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी। बस मुख्तसर चीज ये है कि जब हम IMF से मादे करते हैं वो आवाम के सामने फिर लाए, ठीक है। हर हुकूमत कहती है ये उसका बोझ है जो हम उतार रहे हैं, वो जाएगी हुकूमत, वो कहेगी कि ये इसका बोझ है जो हम उतार रहे हैं। बेशक ये 4 सालों में 10-20 साल से ज्यादा कर्जे लिए गए और ये इनके वजीर मानते भी हैं, ठीक है। लेकिन आप उन कर्जों में से ये देखें कि इन्होंने कौन से तरक्कियाती काम किए। 4 सालों में कोई तरक्कियाती, एक मिनट बाद में मेरी बात पहले कर लें, फिर आप ही कर लेना। मैंने भूल जाएगी सर, बात बड़ी जरूरी है जी।
नहीं आप कर लेना, एक मिनट सर मुझे बात तो दे देना। महंगाई कैसे रुकेगी सर? महंगाई कभी भी नहीं रुक सकती है। महंगाई में जब एक देखिए यूरो था, एक मिनट 4 सालों में यूरो, आप कहते हैं मईशत कैसे कायम हो, 4 सालों में यूरो कितना 120 से 190 95 तक गया है कि नहीं? ये आप मानेंगे ये नहीं मानेंगे? नहीं जी, 120 से 129 से 195 तक 200 तक भी गया है। आप मानेंगे इस चीज को? 4 सालों में आपने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। 4 तो आपने मिनिस्टर चेंज किए थे, 4 तो मिनिस्टर आपने चेंज किए हैं। फिर स्टेट बैंक का, एक मिनट, स्टेट बैंक के लिए आपने अमेरिका से आदमी मंगवाया, आप मानते हैं कि नहीं? स्टेट बैंक के लिए आदमी कौन सा आया था? अमेरिका से, जिसे अब आपको फारा कर दिया गया है। हमारे मुल्क की, एक मिनट, आप कहते हैं हम गुलाम है, हम गुलाम ही है सर, IMF के हम गुलाम है। आप मानते नहीं है? आखिरी 35-40 साल में पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल 4 मरतबा हुकूमत में रही। उसके बाद शहबाज शरीफ मेरे ख्याल 10 साल वजीर आला रहे। तीसरी मरतबा ये नवाज शरीफ वजीर खजाना, वजीर आला, वजीर आजम, 35 साल इन्होंने गवर्नमेंट की है। और ये रोना क्या रो रहे हैं कि नवाज इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया। खुदा के लिए सर ये आपकी पॉलिसी, सर आप पॉलिसियों को, मैं IMF एक मिनट सर, जब आप कहते थे कि IMF पे हमने जाना ही नहीं है, एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। इमरान खान आता सर मैंने आपकी बात नक्शे पे होता, आपने तो मुल्क भेज देना था। जब आप लोग इमरान खान कहते थे मैं IMF पे जाऊंगा ही नहीं। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो गया है, तो आखिर में अगर 30 सेकंड आप सारे लोग कमेंट्स करना चाहें इस पे कि चूंकि मुल्क की बेहतरी कैसे हो सकती है, तो उस पर 30 सेकंड मलिक साहब आपसे शुरू करता हूँ। मलिक इखलाक अवाम साहब 30 सेकंड के लिए क्या कहना चाहते हैं कि अवाम की बेहतरी के लिए या मुल्क की बेहतरी के लिए क्या ऐसा फार्मूला है कि जिसको इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरी हो सकती है, गरीब लोग मरने से बच सकते हैं, महंगाई कम हो सकती है? कौन सा वो फार्मूला हो सकता है साहब? प्लीज 30 सेकंड में कंक्लूड करें। पाकिस्तान में एक ही फार्मूला है कि तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें आइन और कानून का एहतराम करें, आइन के ऊपर चलें, अवाम पर एतमाद करें, जो अपने अदारे बनाते हैं वो उनके ऊपर एतमाद करें, उनके ऊपर चलें, तो पाकिस्तान में तमाम हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर ये आप इल्ज़ाम लगाएंगे जैसे शफीक जट साहब ने लगाया कि जी 35 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून ने हुकूमत की, तो भाई वो जो मिलिट्री के जो 30-40 साल है, 74 साल तो पाकिस्तान की टोटल जो है उम्र है, उसमें से वो 30-40 साल जो मिलिट्री डायरेक्ट करती रही है, अयूब, जिया, मुशर्रफ, उससे पहले सिकंदर मिर्जा, ये सारे किधर गए हैं? कितने साल ये जो है उनको भी गिन लिया करें कि उसको पहले मना कर लिया करें, उसके बाद जो आप 2-2 साल 3-3 साल देते रहे सियासी जमातों को, उसको गिना करें। उसके अलावा मैं नदीम मलिक साहब की इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि जो इसके मुहर्रकात हैं महंगाई के, इसको हमें देखना चाहिए। बैनुल-अक़वामी तौर पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो यूक्रेन की जंग है, उसने यूरोप पर, अमेरिका पर, पूरी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी महंगाई का एक तूफान बर्पा किया हुआ है और अभी बढ़ रहा है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए, उसको भी ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं उसके बावजूद मैं चाहूँगा कि तमाम पाकिस्तान की कौम जो है वो ठंडे दिल के साथ सियासत करे, सियासत में हिस्सा ले, बाशऊर बेशक सियासी तौर पर हो, बदतमीज़ ना बने, एक दूसरे का एहतराम करे, सियासी इख्तलाफ जरूर करे, सियासी लड़ाइयाँ ना करे। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। नदीम भाई 30 सेकंड्स के लिए आपके पास प्लीज। पाकिस्तान में एक हल है और वो है कि तमाम पार्लियामेंटेरियंस को फारिग कर दिया जाए थ्रू टर्म लिमिट्स। 2 साल की टर्म हो और उसके बाद इनको सबको खत्म कर दिया जाए। इससे मारूसी सियासत खत्म हो जाएगी, इससे नवाज शरीफ खत्म हो जाएगा, जरदारी खत्म हो जाएगा, शहबाज खत्म हो जाएगा और इमरान नियाजी भी खत्म हो जाएगा। डिसमिस, डिसग्रेस्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर है आपका इमरान नियाजी, जो बोरिस जॉनसन की तरफ अगर आप देखें, उस स्कैंडल का जिससे कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था, वहां पे वो फारिग उसने अपने आप को कर दिया। अपनी पार्टी में साजिश हुई और उसको हटा दिया गया। क्या नहीं, लेकिन जब नदीम भाई जब सियासत खत्म होगी तो सारा एस्टेब्लिशमेंट फौज अब दोबारा आ जाएगी, तो वो सारा मुल्क नॉट सो ये कोई ऑटोमेटिक नहीं है। ये बात ये है कि हमारे माइंडसेट जो हैं वो स्लेवरी में मुब्तला हो चुके हैं।
हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर पॉलिटिशियन ये जाया हो जाएंगे तो फिर क्या मार्शल लॉ लगेगा? बिल्कुल नहीं। मार्शल लॉ तो थ्रू आउट पाकिस्तान में रहा है, डायरेक्ट मिलिट्री रूल, एंड देन जिसको वन पेज इमरान नियाजी कहता रहा है, विच इज बेसिकली सिविल मार्शल लॉ। तो पाकिस्तान में तो रहेगी अब फौज की हुकूमत। ये तो अब तक होता आया है। क्या हम इसको बदल सकते हैं? हम बदल सकते हैं। क्या उसके लिए हम अपनी स्लेव मेंटालिटी छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तो फिर पाकिस्तान का होप क्या है? जीरो। हम बदलेंगे कैसे? देखें, पाकिस्तानियों ने व्हाट दे से है कि दे हैव ब्रॉट दिस ऑन देमसेल्व्स। वो क्यों? इसका एक हल है और वो है रेवोल्यूशन। और उसके लिए ये जो खिता है पाकिस्तान का, इसमें आज तक किसी को इतनी जुर्रत नहीं हुई कि वो खड़े होकर मसाइल का हल करे। हाँ, एक तरीके से अभी भी शुरू हो सकता है by laying down brick by brick, and that is what the formula is very simple. रेवोल्यूशनरी पार्टी पाकिस्तान में कौन सी है जिसने रेवोल्यूशन लाना है? बगैर किसी पार्टी के रेवोल्यूशन आ सकता है? बिल इन पार्टीज ये तो बेकार हैं सब लोग। देखें, आई टेल यू रेवोल्यूशन कहां पे आएगा? कौन लीडरशिप उसकी कौन करेगा? मैं अर्ज करता हूं, नहीं है लीडरशिप उसकी। आपने वैलिड क्वेश्चन किया, मैं अर्ज करता हूं। मोहल्ला बाय मोहल्ला हमें पावर को वहां पे लाना होगा। मोहल्ले लाना है, नहीं पावर तो लाएगा ना कोई, आइन के मुताबिक लाना है। आइन और कानून पर एहतराम करें उसका, आइन और कानून पर चलें तो ठीक हो जाएगा। ये नहीं हो, ये कौमें बनती है, ये कौमें इंग्लैंड की बरतानिया जो है रवायात पर चल रहा है, कोई आइन लिखा हुआ नहीं है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। करेक्ट, उसके बावजूद ठीक है। लेकिन हम भी अगर सियासी अमल खत्म होगा तो ज़रा उसका नुकसान होगा, उसका फायदा कोई नहीं होगा। सियासी अमल चलना चाहिए। शफीक जट साहब आपके पास आ जाता हूँ, आप क्या कहते हैं 30 सेकंड में प्लीज? जी शाद भाई, मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले तो हमें ना, जैसे हम सब लोग एक कारकुन की हैसियत से अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ना सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए, जो हकीकत है वो बात करनी चाहिए। देखिए हमारी ये प्रॉब्लम है ना कि 30 साल से हमें पता होता है यार जो बंदा करप्ट है, जो कुछ नहीं कर सकता, इसने मुल्क का नुकसान किया, लेकिन हम कहते हैं हमारी जिद और हमारी अना का मसला है, हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम इसको डिपेंड करेंगे। सबसे पहले हमें सच बोलना चाहिए और जो आवाम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान को बदलना है तो उसके लिए पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, तो फिर ही पाकिस्तान बदलेगा। मसला ये हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते और पाकिस्तान को बदलना चाहते हैं। तो मेरा सबको यही मशवरा है, जो पाकिस्तान को सही सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा, फिर पाकिस्तान बदलेगा। और जो पाकिस्तान का सही सच्चा ईमानदार लीडर है, हमें उसको बड़े फख्र से उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ये क्या हम जिद बना के बैठे हैं कि नहीं मेरी जिद का मसला जी, मैं तो पीपल पार्टी से नहीं निकल सकता, मैं तो नून, मेरे जो ससुर है वो नून लीग के हैं जी, मैं तो उसको छोड़ नहीं सकता। ये तो फिर आपके जाती मसले सर। तो मैं ये समझता हूँ कि सच्चे लीडर को सपोर्ट करने के लिए अपने अंदर सच्चाई का पैदा करें तो इंशाल्लाह। और अपने आप को बदलना भी है, आपने यही बेहतर आप कहते हैं फार्मूला यही है। काशिफ भाई आपके पास आ जाता हूँ, क्या कहते हैं आप? शायद भाई ये सब होंगे ये जी, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि हर अदारे को अपनी हदूद में रहना होगा, कानून की पासदारी करनी होगी। बिल्कुल सही। नंबर 3, ये हम एक दूसरे पे जो इल्जाम तराशी लगाते हैं इसको खत्म करना होगा। हम यही समझते हैं कि हम सच्चे पाकिस्तानी हैं, हर पाकिस्तानी सच्चा है, हर पाकिस्तानी के अंदर मोहब्बत है, हर पाकिस्तानी के अंदर दिल है। ये नहीं है ये हम नवाज शरीफ को या इमरान खान को के मैं किसी पॉलिटिशियन को इस तरह गाली से गलोज से नहीं पुकारूंगा। हमेशा यही कहूंगा कि खुदा के लिए अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे अब इकोनॉमी पे भी आप ये इशू कह रहे हैं, इन सब को फिर इकट्ठा बैठना चाहिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इनको कॉल की है कि आप समझते हैं हमारी इकोनॉमिक पोजीशन नहीं सही चल रही है या कोई पॉइंट है आपके, आप आए, कोई आदमी आए आपके पास इतना अच्छा है कोई इकोनॉमिस्ट, वो आए अपने मुल्क के लिए सोचे। तो अगर हम अपने मुल्क के लिए सोचना है तो फिर हमें ये एक दूसरे की मुखालफत छोड़नी होगी। हमें 30 साल जब, बल्कि मैं समझता हूँ 3-4 साल तक 5 साल की करप्शन देखनी, अब 30 साल की करप्शन को देखते रहेंगे, उसने ये किया उसने ये किया, फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पकड़ो, अगर ये 5 साल है इस आदमी को पकड़ो, आप 30 साल पुरानी करप्शन लेके बैठे रहेंगे, फिर हमारा मुल्क कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। मेरी यही चारों दोस्तों से यही है गुजारिश, खुदा के लिए मुल्क का सोचे। मुल्क के सोचने के लिए हमें इत्तेफाक इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। वो इत्तेफाक इत्तेहाद उसी वक्त तक बन सकता है जब हम अपने दिलों में ये कुफर निकाल देंगे कि ये वो अच्छा नहीं है, वो सच्चा है, मेरा लीडर सच्चा नहीं है, हम उसकी फॉलो करें, इसको फॉलो करें। हमें
एक सब एक इकट्ठा होके इस बात पे सोचना होगा कौन सच्चा हक है, कौन सच्चा है, ये हमें अवाम पे छोड़ना है। किसी को ये नहीं है कि जज साहब कहेंगे वो सच्चा, मैं कहूंगा मैं सच्चा, ये नहीं है। अवाम पे छोड़े, हक और सच पे छोड़े। ये तो बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शुक्रिया आने आप के सब लिए लोगों का जनाब। आपका। चौधरी शफीक जट साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। नदीम भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और मलिक इखलाक अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, आपने प्रोग्राम देखा, हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासत में इदारों की इन्वॉल्वमेंट की। तो अब मेरे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी यही कह रहे हैं कि इदारों की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तानी सियासत में नहीं होनी चाहिए। इदारों को अपना जो आइन में लिखा गया उनका जो रोल है वही प्ले करना चाहिए और उसी रोल के अंदर रहना चाहिए। यही पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतरी है, यही पाकिस्तान के लिए बेहतरी है, यही पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए यही रास्ता पाकिस्तान को चाहिए। और महंगाई का जो बोझ आया हुआ है, ये महंगाई का बोझ भी बिल्कुल इसी तरह कम होगा कि इदारे अपनी हदूद में रहेंगे, इदारे अपना अपना काम करेंगे। जो सियासतदान है उनको सियासत करने दी जाएगी। जमहूरियत को फलता फूलना ये बढ़ना चाहिए। जमहूरियत जब बढ़ेगी तो मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। जो लो लेवल बिल्कुल कमेटीज, मल्लास और जो सिटी काउंसिल्स हैं वहां से लोग उभरेंगे, वहां से लोग तैयार होंगे, वहां पे लोगों को रोल दिया जाएगा। वो रोल टूटी खंबे का होगा, वो हल करेंगे। एमपीज एमएनए जो बैठे हुए हैं वो पार्लियामेंट में बैठेंगे, वो कानून साजी करेंगे। इदारे अपना अपना काम करेंगे। फौज बारकू में रहेगी, सुप्रीम कोर्ट अपनी हदूद के अंदर रह के अपना काम करेगा। यही जो सारे अवामिल हैं ये सब मिलेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, फैलेगा, फूलेगा। ख़वातीन और हज़रात, मेरे आज के प्रोग्राम में आपका फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल तक के लिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज का प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।